गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तिलक तनवर है और मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज 47 के कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडियंस में। इस कार्यक्रम में हम लोग आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी हस्ती से, ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने हौसले से, अपने जज्बे से समाज में एक मुकाम बनाया है और अपने जीने के तरीके से लाखों लोगों को जीने का तरीका सिखाया है। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान के लिए जल, जंगल और जमीन, ये तीन चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना उसके वजूद का, इंसान के वजूद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे देश की बात करें, भारत, तो हिमालय हमारे उत्तर में खड़ा हुआ है और ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसा शोध से पता चला है कि लगभग भारत की 65 पॉपुलेशन, 65% जनसंख्या हिमालय के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जिस तरह से हम लोग औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारे रहन सहन के तरीकों में बदलाव आया है, इस हिमालय को बहुत ही नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है। और ऐसे में हमारे बीच में आते हैं अनिल जोशी जी। अनिल जोशी जी एक ऐसी शख्सियत है, ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है पर्यावरण की सुरक्षा में और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बहुत उनके प्रयासों से ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो इस हिमालय को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्हें भारत सरकार द्वारा 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जमनालाल बजाज और हजारों ऐसे ही बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में 2020 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अनिल जोशी जी, मैं आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको धन्यवाद। अनिल जी, मुझे थोड़ा सा बताइए कि हमें ये पर्यावरण की नीड, आपके अंदर जो ये जज्बा है, जिस तरह से आपने शुरू किया, मैं आपकी जीवनी पढ़ रहा था, पिछले कई सालों से आप इस कार्य में लगे हुए हैं, तो इसके पीछे क्या प्रेरणा रही? देखिए, अब वो एक जो बड़ा अंदाज होता है कि कुछ लोग जो जीवन में कुछ काम करते हैं तो फिर खोज होती है कि उनकी प्रेरणा क्या थी। देखिए, मैं सरल व्यक्तित्व हूँ और कोई बहुत बड़ी मैं एक किसी प्रेरणा की बात करूं जिसने मेरे जीवन में बड़ा बदलाव किया हो, मुझे लगता है कि जब जब हम ऐसा कहते हैं प्रेरणा हमारा कारण होगी किसी परिवर्तन को लाने या उसमें जुटने की, तो हमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझनी चाहिए कि अब हमारे चारों तरफ जो कुछ है और जिस तरह से भी परिस्थितियां बदल रही हैं, वो पैशन नहीं, कंपैशन है, मजबूरी है। और अगर आप पर जरा भी समझ है तो शायद आप समाज के मुद्दों पर जुड़ेंगे। तो मेरे लिए कोई चमत्कारिक प्रेरणा नहीं थी। शुरुआती दौर से मैं एक गांव में ही जुटा हूँ, हिमालय का रहने वाला हूँ, तो ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं हुआ था। जो कुछ भी सीखा समझा वो मैंने गांव के ही बीच में उसका हिस्सा बन के समझा। पीड़ा एक अवश्य होती थी कि देश के गांव जो कि सबसे बड़ा स्तंभ है और दुनिया में ही, हमारे ही देश में नहीं, तमाम तरह के उत्पादों के लिए हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, खेती बाड़ी, और वही अगर पीछे हैं तो सवाल कई तरह के खड़े होते हैं। ये आर्थिक असमानताओं की बात नहीं है, इस पर भी सवाल है कि इकोलॉजिकल डिस्पैरिटी भी आ गई है। जो जंगल बचाए वो ही नहीं छू सकते, जो नदियां बनाए उन्हीं के सरों पर बांध बना दिए जाते हो, जो हवा के हकदार हैं बड़े, उनके विपरीत हवाएं चलती हो। तो इसलिए शायद ये मैं कहूँगा ये कंपैशन था, पैशन नहीं था। क्योंकि हम बड़े फिल्मी अंदाजों में अपने प्रेरणा और पैशन की बात बोलते हैं। मेरे संदर्भ में शायद ये समाज की बड़ी आवश्यकता थी और मेरा सौभाग्य प्राप्त था कि मैं उन मुद्दों पे मेरी शिक्षा थी जो कि प्रकृति से जुड़े हैं। मैं इन्वायरमेंटल बॉटनी से जुड़ा हूँ
गांव मेरी जो ज्यादा बड़ी शिक्षा थी। मेरे माता पिता, मेरे चारों तरफ का वातावरण, मेरे सत्य में वही गुरु थे, और गुरु की परिभाषा यहीं से सदती है, जो आपको सिखा दे वो आपका गुरु है। तो मुझे इन सब चीजों ने सिखाया था, और ये जो कुछ सिखाई मेरी थी, उसी ने शायद मुझे और मेरे सभी साथी जो हमसे आज भी जुड़े हैं, हम सबके लिए एक रास्ता बना कि हमको क्या करना चाहिए। और उन मुद्दों पे जिनसे गांव सशक्त और मजबूत हो, वो आर्थिकी जिसका लाभ गांवों को भी पहुंचे, देश उसका लाभ उठाता ही है, और पारिस्थितिकी जिसके केंद्र गांव है, और हिमालय खास तौर से जिसका एक ही परिचय नहीं है कि वो देश का मुकुट है। आपने ही कहा है 65% जन सेवा वो अपने हवा, मिट्टी, जंगल, पानी से करता है, लेकिन उसके अलावा भी आस्थाएं, आध्यात्म, प्रभु का वास भी यही है। तो जब हम इसे ही दरकिनार करते हो, इसी की चिंता ना करते हो, तो ये तो तय है कि आने वाले समय में हम बहुत बड़े अपराध कर चुके होंगे और वापसी संभव ही नहीं होगी। तो इन सभी चीजों ने मिला करके वो मेरे और मेरे साथियों के लिए रास्ता बनाया। बिल्कुल बिल्कुल अनिल अनिल सर, आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया है, पैशन नहीं कंपैशन। मगर इसके बावजूद हजारों करोड़ों लोग होते हैं जो अपनी रोजी रोटी की चिंता में लगे रहते हैं, या अपने परिवार को, अपने कुटुंब को ही सिर्फ पालने में ध्यान देते हैं, समाज की चिंता नहीं करते। और मुझे आपकी सादगी पर दो लाइनें याद आ रही है कि ये इंसान चाहे तो आसमान को छू सकता है, मगर फिर भी पाँव जमीन पे रखता है, और जिधर से मुड़ता है मुस्कुराहट दौड़ जाती है, ना जाने कौन सा हुनर रखता है। और आपके केस में तो सिर्फ इंसान के चेहरे पे ही मुस्कुराहट नहीं आती, पेड़ पौधे भी खिल उठते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इनकी सादगी पे मत जाइएगा। जितनी आराम से इन्होंने बता दिया कि ये सिर्फ कंपैशन के तौर पे इसको ले रहे हैं, इन्होंने एक बहुत बहुत जबरदस्त समाज में परिवर्तन लाने का काम किया है। लगभग 5,000 वाटर मिल्स को इन्होंने हेल्प किया है, मदद किया है। इनकी प्रेरणा से हिमालय के क्षेत्रों में चालू हुई है। 10,000 से ज्यादा हेक्टेयर फॉरेस्ट के ऊपर काम हुआ है। इसके अलावा भी इन्होंने एक विलेज बैंक बनाया हुआ है जिसमें 200 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं, और इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी हिमालय क्षेत्र में इनके द्वारा की जा रही है। जोशी साहब, जैसे आपका एक नारा है, लोकल नीड्स मेट लोकली, वो क्या है सर? उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, देखिए, असल में अब इसका अंग्रेजीकरण हो गया था, क्योंकि हमारे देश में नीतिकार अंग्रेजी से ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो हमने इसका उपयोग इस रूप में किया। लेकिन सत्य तो ये है कि ये उस बात से भी जुड़ता है जो प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। तो ये एक चिंतन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बहुत बड़ा सवाल भी है। सवाल ये है कि अचानक कोरोना आता है और सब लोग अपने गांव की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यहीं पे सबसे ज्यादा सुरक्षा है। हर रूप की सुरक्षा अपने घर के अंदर आदमी को हो ना हो, लेकिन उसकी आत्मीयता, उसका जुड़ाव, उसका घर होता है। तो आप ये देखिए, इन सब में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमने क्यों घर गांव छोड़ा, और जब कोरोना आया तो फिर घर में वापस दौड़ कर आ गए। स्वयं को, सबको प्रश्न पूछना चाहिए जो घर वापस आए, क्यों आया, आखिर क्या हो गया था दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में, कि हमें अंततः ये लगा कि मेरा घर ही मेरा सुरक्षित है। इसलिए लोकल नीड मीट लोकली, मतलब मैं अपनी तमाम तरह की आवश्यकताओं को स्थानीय रूप में कर सकता हूं। और आत्मनिर्भरता की परिभाषा में सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि आत्मसम्मान इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं अपने घर गांव में जो काम करता हूं उसमें मेरी डिग्निटी जुड़ी है, मेरा सम्मान जुड़ा है। और अब आप देखिए, जो कुछ भी तोड़ा इन पिछले 70 वर्षों में या देश दुनिया में, वो जो एक बाजारी ताकतें होती हैं। अब आप देखिए, अगर आप 100 साल पहले चले जाएं, 150 साल पहले चले जाएं, हर एक गांव आत्मनिर्भर था, जो पैदा करता था उस पर जीता था, उसकी बाउंड्रीज भी तय थी, ये खाना है, ये नहीं खाना है।
और जो उसके अतिरिक्त पैदा होता था वो दूसरे गांवों से शेयर करते थे, और वो गांव उसकी रूप में जो वो पैदा करते थे वो बांटते थे। आपस में एक तरह की सस्टेनेबिलिटी थी। ये स्टॉकहोम वाली सस्टेनेबिलिटी नहीं है जो 1972 में एक शब्द इजाद किया था स्टॉकहोम में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में। और उसके बाद तो जितने पॉलिसी मेकर और देश और कोई प्रोजेक्ट हो, एक शब्द का प्रयोग जरूर करेंगे, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल गोल। और ये सब जो मैंने कहा, ये जो हम बड़े रोमांटिक भी हो जाते हैं अपनी बात कहते हुए, और अब मेरे को लगता है कि ये सस्टेनेबिलिटी अगर कोई शब्द था वो स्टॉकहोम से नहीं बल्कि इस देश के गांव से सीखा जाने की आवश्यकता थी, जो हमेशा अपने आप में परिपूर्ण थे। लेकिन जिस तरह से बाजार की फोर्सेस आई, तो आज 150 सालों में अब पहले 100 के 100% सिर्फ नमक को छोड़कर गांव की निर्भरता अलग थी। अब पूरी अपने ऊपर थी। नमक और 2-4 ऐसी चीजें थी जिनको हम बाहर से जुटाते थे, और वो आज 70% हमारी निर्भरता बाजारों में हो गई। तो ये जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं और जो आर्थिकी दुर्भाग्य से दूसरी तरह की तमाम ताकतों को भी जुटा लेती है कि अगर आप पैसे से मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके राजनीतिक दखलंदाजी भी है और पारिस्थितिकी भी है, आप फिर सर्वोच्च और सर्वोपरि है। तो सर कुछ आप एग्जांपल देकर बता सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से इस आत्मनिर्भरता को बल दिया है? कोई आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट? देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण तो इसी रूप में दे सकता हूँ। हमने कई गांवों में, एक बड़ा सवाल ये था कि हम लोग फल पैदा करते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, और दुर्भाग्य ये है कि हिमालय की जड़ी बूटियों की आपने वैसे भी बड़ी चर्चाएं सुनी होंगी, वो चाहे वो आपके पुराने ग्रंथ हो और चाहे वर्तमान, हिमालय के नाम पर बहुत कुछ बिकता है, लेकिन हिमालय के हिस्से में कुछ नहीं आता है। क्योंकि अगर हिमालय की जड़ी बूटियों पर आधारित बड़े बड़े उद्योग चलते हों, जो मुंबई और दिल्ली या बड़े बेंगलोर में हो, कि झंडू है, बैद्यनाथ है, इमामी है, ये कितने हिमालयी है, यहाँ से जड़ी बूटियां जाती हैं, उत्पाद बनते हैं और हम ही उनको कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल। तो हमने एक प्रयोग किया था 90 के दशक के अंत में कि हम जो भी फल पैदा करते हैं, ये हम ही क्यों नहीं उन्हें वैल्यू ऐड करें, हम ही जैम, जेली, स्क्वाश बनाए। तो 1990 उस दशक में अजीब सा लोगों को लगा कि भाई अब इसमें स्क्वाश बन रहा है, जेली बन रही है, जैम बन रहा है, लेकिन वो प्रयोग बड़ा स्थायी रहा और प्रभावी रहा। आज 200 से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। तो हमने अपने संसाधनों से ही अपने रोजगार वैल्यू ऐड किया। दूसरा उदाहरण आपको मैं दूं कि हमारे अनाजों का बड़ा सम्मान नहीं होता, क्योंकि हम अपने खेती के उत्पाद में हरियाणा, पंजाब, यूपी का टक्कर नहीं ले सकते धान गेहूं पैदा करके, लेकिन हम जो पैदा कर सकते हैं वो यूपी ना पंजाब ना हरियाणा कर सकता है, हर क्षेत्र की क्योंकि ये अपनी हमारा क्लाइमेटिक एडवांटेज है। हाँ, जलवायु का हमारा लाभ है। तो उनमें से हमारी कई तरह के मोटे अनाज आते हैं जिनको मिलेट कहते हैं हम। और पहले तो जब मिलेट खाते थे लोग, तो लोग कहते थे ये तो पहाड़ी लोग बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, और ये मंडुआ खाते हैं, कोदा खाते हैं या अन्य चीज। लेकिन जब हमने इस पर अध्ययन किया, हमें लगा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, न्यूट्रिशियस ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इस अनाज को बड़े बड़े पटल में कैसे ले जाया जाए। तो हमने उसकी मूल्य वृद्धि की, उसके बिस्कुट्स बने, उसके केक बने। आज से 2 डेकेड पहले उस पर भी काम किया गया, और 2 डेकेड पहले जब इस पर काम किया गया, आज कई बाजारों में इन्हीं अनाजों के केक, बिस्किट, क्योंकि न्यूट्रिशनली बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान का यही लाभ है और होना चाहिए, विकेंद्रित लाभ होना चाहिए विज्ञान का। और हमने जब ये सब कुछ किया, तो आज एक बहुत बड़े बेकरी को लेके और बहुत तमाम तरह के हमारे अन्य उत्पाद जो न्यूट्रिशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाजार में अपनी जगह बना चुके हैं। हमारा अनाज हम उसको वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। एक प्रसाद इसमें मैं जोड़ूंगा
हमने एक बहुत बड़ा नारा लगाया था दो दशक पहले, कि उस नारे के अनुसार हमारा मानना था कि ये मंदिर भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी जैसे बड़े मंदिर, ये क्या बड़े बड़े लोगों को ही आशीर्वाद देने के लिए है, या जो नीचे तलहटी के गांव है ये वंचित रह जाएंगे। तो हमने कहा कि जो भी प्रसाद होना चाहिए वो प्रसाद इन्हीं अनाजों का हो। अब इसका क्या मतलब है कि इलायची दाना बद्रीनाथ में प्रसाद के रूप में दिया जाए, और वो इलायची दाने का स्थानीय संसाधन से कुछ लेना देना नहीं। गन्ना तो हम पैदा नहीं करते। बतासे अगर प्रसाद में बद्रीनाथ, केदारनाथ और वैष्णो देवी में मिलते हो तो सवाल तो है ये भगवान जी की क्या कृपा है, ये कैसी कृपा है। लेकिन भगवान के दूत चीजें पैदा की हैं, तो चलिए हमने कोशिश की कि अनाज स्थानीय वो प्रसाद हो। वैष्णो देवी, शिव खोड़ी, ये दो बड़े स्थान है, यहाँ मक्का पैदा होता है। हमने मक्के के लड्डू इजाद किए जो 2-3 महीने तक खराब नहीं होते हैं, और आज इनका लाखों रुपए का टर्नओवर है। अकेले केदारनाथ में पिछले 2 सालों में 1,25,00,000 का प्रसाद चौलाई का बन के भेजा। और ये विचार था, लेकिन सरकार भी जुड़ी। फिर बाद में सरकार ने जब उसका प्रभावी दिया, 31 लाख रुपए में बद्रीनाथ में स्थानीय महिलाओं के चौलाई के द्वारा बनाए गए लड्डू का प्रसाद था। तो ये सही मायने में आत्मनिर्भरता के सशक्त प्रयोग है। और सर, तो मैं इस तरह के बहुत से कार्य हैं। आपने जो ये फार्मर बैंक बनाया हुआ है, इसके बारे में भी क्या ये भी उससे संबंधित है? ये क्या किसान है? बैंक से कल्पना, हाँ, किसान बैंक के, देखिए मैंने देश की साइकिल यात्रा की है, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक, और कश्मीर से उत्तराखंड और सिलीगुड़ी से और यहाँ तक। हमने जो भी सीखा देखा किसान और किसानों के बीच में, हमें ये लगा कि आज जो सबसे बड़ी चुनौती है कि सीमांत और जो छोटे दर्जे के किसान हैं, ये तो किसी भी सरकारी योजना का हिस्सा बन ही नहीं पाते, और जो एमएसपी हो या दूसरी चीजें हो इन तक नहीं पहुंचती। और हमारे तमाम तरह के खेती से जुड़े हुए जो संस्थान है देश में, अब वो इन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इन तक भी पहुंच बड़े दर्जे के किसानों की होती है। मैं तो बार बार कहता हूं कि किसानों की परिभाषा को हमें करेक्ट कर देना चाहिए। सीमांत छोटे दर्जे के किसानों को अलग करते हुए उनको बारे में सोचना चाहिए। हम जब एक ब्रॉडबैंड का प्रयोग करते हैं, किसान किसान, तो हरियाणा पंजाब के किसानों को तो आप जानते हैं किस स्तर के हैं, स्मॉल मार्जिनल, बिहार, उत्तराखंड, जमींदार उनको कहा उनका जाता पूरा, है, और और उनका हजारों पॉलिटिकल होल्ड भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारा मानना है कि इस दर्जे के, छोटे दर्जे के किसानों के लिए एक बैंक, पैसे का नहीं, जानकारियों का, नॉलेज बैंक, ओके, और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उनसे, उनके किसी भी कष्ट को, उनकी किसी भी जानकारी को, उनके ऊंच नीच जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है उस पर जानकारी का ये बैंक होगा। तो ये किसान बैंक की इस कल्पना तरह से तब की आपने गई थी शुरू जब किया। इस पूरी साइकिल यात्रा आने के बहुत बाद हमने कहा हम अपने स्तर पर इस मैं प्रयोग करते हैं। आज भी हमारे 20 छोटे दर्जे के मैं किसान अपने बैंक है। दर्शकों को बता दूं, जोशी साहब ने एक एनवायरमेंटल मार्च निकाला था गंगोत्री से लेकर दिल्ली तक, और इसी तरह से एक साइकिल मार्च निकाला था जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मतलब जम्मू कश्मीर भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा और कन्याकुमारी भारत का सबसे निचले हिस्सा, सिर्फ ये जानने के लिए कि किसानों को किस किस तरह की दिक्कतें आती है, या फिर पर्यावरण को हम लोग किस तरह से नुकसान कर रहे हैं, या उसको किस तरह से हम लोग सुधार सकते हैं। बहुत ही बड़ा जज्बा लेकर जोशी साहब चल रहे हैं। जोशी साहब, मैंने सुना है कि आप एजुकेशन के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए आप एक अखबार निकालते हैं। जी, हमारा एक बच्चों का अखबार से मतलब यह है कि सवाल तो आने वाली पीढ़ी का ही है, और हम तो जिस भी हद तक जैसे निकले, हमने तो जितनी दुनिया बर्बाद कर दी, हमारी कल्पना है कि जितनी हमने उम्र खपा ली है, आने वाली पीढ़ी की उतनी उम्र बची है। तो इसलिए अगर उन्हें बात में भागीदारी कर दी जाए, उनके साथ उनकी समझ अगर बेहतर हो जाएगी, और वो इंडिया कम और भारत ज्यादा समझें, क्योंकि इंडिया में इसलिए कह रहा हूं, हम पूरी तरह पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है। देखिए, सभ्यता और संस्कृति में
अंतर समझने चाहिए। भारत सांस्कृतिक विचारों का देश रहा है, और संस्कृति और कल्चर का मतलब ये होता है कॉन्जर्वेशन, और सभ्यता और सिविलाइजेशन का मतलब होता है कंज्यूमरिज्म। तो जो कंज्यूमरिज्म बड़ी है दुनिया में, ये पश्चिमी सभ्यता का है, और उसी अनुसार हमारे विज्ञान की दिशा भी वही हो गई, क्योंकि ये तो मार्केट है, बाजार है। विज्ञान भी जो डिमांड होगी वैसे ही प्रोडक्ट होंगे, निकलेंगे, और विज्ञान उसमें सबसे पहल करता है कि अगर आप तमाम तरह के बाजारों में गैजेट्स देखें तो ये डिमांड है। और जब कार बनाने वाली कंपनी को पता होता है कि 1 करोड़ की कार भी बिक सकती है, तो वो बनाएगा। जब उसे पता हो कि 200 करोड़ की कार नहीं बिकेगी, वो 200 करोड़ की कार बनाएगा ही नहीं। तो ये डिमांड जो क्रिएट करने की वाली बात है, ये डिमांड कौन करता है? जो असंतुष्ट होते हैं और उन पर अपार संपदा होती है, उसके बावजूद भी असंतुष्ट होते हैं, तो उनकी डिमांड फिर नया विज्ञान पैदा करता है, और नया विज्ञान का मूल पश्चिमी सभ्यता उसका आधार है। जबकि हमारा सस्टेनेबिलिटी, निर्भरताएं, आत्मसंतुष्टि, आत्मचिंतन, आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ होती है संस्कृति। तो जब हम इस फर्क को समझाएंगे आने वाले पीढ़ी को और बच्चों का अखबार, इसी को हमने माध्यम बनाने की, संसाधनों पर आधारित शिक्षा, ये पिछले 25 वर्षों से लगातार बच्चों के बीच में है, और मुझे आशा है कि इस अखबार का अपनी एक अलग पहचान है। और असल में हम बड़े ढकोसले नहीं कर पाते, और न ही हमें हमारे हृदय उसको स्वीकारता है। वो तो आप जैसे कुछ मित्र लोग अगर साझेदारी करते हैं तो हम बता देते हैं कि मुझे लगता है कि ये अखबार अपने आप में इसलिए महत्व रखता है कि इसमें बच्चे भी पत्रकार हैं, वो भी लिख लिख के भेजते रहते हैं कि उनके गांव में क्या हो रहा है, उनकी समझ क्या है, और हम उनको प्रेरित करते हैं कि अपने गांव के ज्ञान विज्ञान को लेके करें। और इसी की कारण है, यही कारण है, एक अच्छी पहल इस देश में भी है। हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने, हम लोगों की भागीदारी रही है उसमें, कि पहली बार एक भारतीय ज्ञान विज्ञान प्रकोष्ठ शिक्षा मंत्रालय में खुला है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। हमारा मानना है कि अपने विज्ञान जो भी परंपराएं थी, उसका वैज्ञानिक पहलू को अध्ययन करते हुए उसकी प्रामाणिकता पर काम किया जाए, क्योंकि हमारे जो ज्ञान विज्ञान है पारंपरिक, उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता पर हमने बहुत काम नहीं किया। तो मुझे लगता है बहुत ढेर सारे प्रयत्नों की आवश्यकता है। अगर भारत को शीर्ष पर ले जाना है तो सबसे पहले अपने सूर्य प्रणाम करते हुए, सूर्य का मतलब है जहां से उजाला है, और उजाला गांव से तय है, वहां प्रणाम करते हुए उसे समझनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत 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 शुक्रिया सर। हम सर अपने इस कार्यक्रम में युवाओं को संदेश देते हैं कि किस तरह से वो जिस पर्सनैलिटी से हम बात कर रहे हैं उनसे कोई प्रेरणा ले सकते हैं, कोई उनकी बात, जिस तरह से आपने पिछले 25 सालों से लगातार आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या वो जज्बा हो सकता है, क्या वो चीज हो सकती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? हमारे दर्शकों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैंने युवा मित्रों से तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। पहली बार हमारे युवाओं या हर वर्ग में अपनी एक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, हेल्थ सिक्योरिटी एक सवाल खड़ा हुआ। और उसी समय हमें एक बात और भी पता चली कि हम ही वो देश है दुनिया में जो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहे, बीमार पड़े, लेकिन ये कोरोना का काल हमें पाताल नहीं पहुंचा पाया। पाताल क्या चीज पहुंच गई, क्योंकि ये जो कोरोना का काल इस देश के लोगों को पाताल तक नहीं पहुंचा पाया, उसका कारण इस देश का कल्चर, इस देश की प्रतिरक्षा क्षमताएं, इसकी इम्यूनिटी जो इसके भोजन पर थी। हवा, आप देखिए हम जिस तरह का भोजन करते हैं, जरा हल्दी है, जरा अजवाइन है, जरा काली मिर्च है, सब मिला के खाते हैं। तो ये सबसे बड़ी शिक्षा है आने वाले समय में कि कितनी शक्ति हमारे भोजन और हमारी परंपराओं में है कि हम को ये कोरोना न उस हद तक मिटा पाया जैसे कि दुनिया। और यही समय ये भी समझना चाहिए, वो अमेरिका जिसके लिए हम दौड़ते फिरते हैं, स्पेन, इटली, जहां के लिए हम
मतवाले या पागल हुए फिरते हैं, वे सब लमलेट हो गए थे इस बार। और अमेरिका जो इतना शक्तिशाली है, जो दुनिया भर को आर्म बेचता है और मिसाइल बेचता है, उसके पास कोई भी ऐसी गन नहीं थी जो कोरोना को मार सकती। तो साफ बात है, एक अदृश्य जीव ने एक इतना बड़ा आक्रमण कर दिया कि उसमें सब देश, कितने सक्षम देश हों, वो भी ढह गए। और वहीं अपने देश में, हमारे देश के भोजन की चर्चा सारी दुनिया में है, हमारा नमस्ते इंडिया सब जगह चला। तो ये एक समय है ये भी समझने का कि हमारी शक्ति कहीं ना कहीं हम ही में है। आप ही अपने गुरु भी बन सकते हैं, अपना आत्मसम्मान भी जुटा सकते हैं, अगर आप अंतर्मुखी होते हुए ये ना हो कि आप अपना, क्योंकि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब विज्ञापनों के आधार पर हम तय करते हैं कि फलाना हीरो ने ये खाया, फलाना हीरो ये पकड़ता है, वो हीरोइन ये क्रीम लगाती है, और वैसे फटे कपड़ों तक उतर गए पहनने को। तो जब हम इस तरह की सभ्यता में जिएंगे तो निश्चित रूप से हम कभी भी सशक्त नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे। एक तरह की मानसिक गुलामी जो हमको दूसरों को देखकर, जिसको हम अनुसरण करते हैं, उसमें फंसे रहेंगे। और सच ये है कि फिर वो इंडिया इंडिया और इंडिया ही बनता रहेगा। भारत जिसका अपना एक अलग महत्व है, इसकी तमाम तरह की कलाएं, ज्ञान, विज्ञान, फिर हम ही खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देंगे। तो मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि एक बार कोशिश करें, पश्चिम को न देखें, पूरब की हवाओं को समझे, पूरब की पूरब हवाओं को को जाने। समझे। बहुत बहुत तो शुक्रिया अनिल जोशी साहब, आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। और दोस्तों, आज हम लोग इस कार्यक्रम से जोशी साहब के द्वारा दिए गए 2 टिप्स लेकर जा सकते हैं। नंबर 1, पैशन नहीं कंपैशन। आज की जरूरत है पर्यावरण को बचाना, आज की जरूरत है गांव की तरफ मुड़ जाना। और नंबर 2, आत्मनिर्भर बने, पूरब की हवाओं को समझे, उन्हें आत्मसात करे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जोशी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, आप इसी तरह के और भी इंटरव्यूज, और भी ऐसी हस्तियों से हम लोग आपको मिलवाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, घंटी जरूर बजा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।